हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 6 का जो पॉलिटी था उसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें कुल 8 लेसन थे, इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे उसको एमसीक्यू के माध्यम से भी पूरा कर लिया है। अब हम लोग क्लास 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले लेसन को कंप्लीट कर लिया है। पहले लेसन में समानता के बारे में दिया गया था कि भारत में कितने प्रकार की समानताएं दी गई है। अब हम लोग जो इकाई 2 है, इसमें इकाई 2 में 2 लेसन दिया गया है। इन दोनों लेसन का आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें जो इकाई 2 के अंतर्गत जो ये पहला लेसन है, उसमें है, पाठ का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। तो इस लेसन का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। जैसे क्लास 7 का बुक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सके। तो हम लोग उन्हीं बिंदुओं को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जहाँ से हम लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बिंदु दिया है कि संविधान यह मानता है कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का भाग है। तब यहाँ पर यह क्वेश्चन बन सकता है कि स्वास्थ्य का अधिकार कैसा अधिकार है। तो यह हमारे मौलिक अधिकारों का भाग है। जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें हम लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और स्वतंत्रता के अधिकार में जीवन जीने का अधिकार हम लोगों को दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। तो उस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। वही चीज़ इसमें दिया है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कि यहाँ पर यह दिया है कि लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। तो लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा सरकार से रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। और सरकार यह कल्याण कैसे करती है? तो सरकार यह काम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से कर सकती है। तो जो सरकार है वो लोगों के कल्याण के लिए किस तरह से कार्य करती है? तो सरकार लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराती है, स्वास्थ्य उपलब्ध कराती है, रोजगार प्रदान करती है तथा गृह निर्माण एवं सड़कों के विकास आदि कार्यक्रमों के माध्यम से वह लोगों के विकास के लिए कार्य करती है। आगे फिर इसमें दिया है, इसमें कहानी के माध्यम से दिया है कि सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में क्या क्या अंतर होता है। जैसे निजी अस्पताल जो होते हैं, वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती है वो जल्दी हो जाती है, जबकि सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें लगानी पड़ती हैं। तो इन्हीं सब के बारे में इसमें दिया गया है। आगे जैसे यहाँ पे दिया गया है कि करों से सरकार कौन कौन से कार्य करती है। तो इसमें दिया है कि करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं। तो जो जनता को विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, वे करों के माध्यम से ही होती हैं। जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। ये सब कार्य जो है वो करों के माध्यम से किया जाता है। फिर आगे इसमें दिया है कि करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। तो जैसे कहीं पे बाढ़ आ गया या फिर भूकंप आ गया, तो इनसे राहत एवं बचाव कार्य के लिए जो सरकार कार्य करती है, वो जो जनता जो कर दी रहती है, उसी के माध्यम से ये सब कार्य सरकार करती है। और इसके अलावा फिर जो अंतरिक्ष हो गया, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रम को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। तो जो सरकार होती है, वो अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित जो कार्यक्रम होती है, वो भी जो कर जनता देती है, उसी के माध्यम से सरकार ये सब काम करती है। आगे फिर इसमें दिया है, हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। तो जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, वो किसका
कर्तव्य है तो वो सरकार का कर्तव्य है। यहाँ से टीआरई में एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना किसका कर्तव्य है, तो ये जो कर्तव्य है ये सरकार का कर्तव्य है। और फिर आगे हम लोग इसमें देखते हैं। आगे इसमें दिया है कि कोस्टारिका एक देश का नाम है। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। तो मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसको माना जाता है, तो यह कोस्टारिका को माना जाता है। ऐसा यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसको माना जाता है, तो वहाँ एक कोस्टारिका नामक देश है, उसको मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ये एनसीईआरटी में दिया है तो इसलिए महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इस लेसन में बस इतना ही था। अब हम लोग अगले लेसन को अध्ययन करेंगे। अगले लेसन का नाम है राज्य शासन काम कैसे करती है। तो जो राज्य होता है वो शासन का काम कैसे करता है, उसी के बारे में इसमें दिया गया है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो सरकार होती है वो शासन का काम कैसे करती है। जैसे इसमें सबसे पहले विधायक के बारे में दिया गया है कि विधायक किसको कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले दिया है कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य को विधायक या फिर एमएलए कहा जाता है। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको विधायक या फिर एमएलए कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसमें हम लोग केवल उन्हीं बिंदुओं को कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे फिर इसमें दिया है कि एमएलए का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। जो एमएलए होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। तो इसमें दिया है कि जो एमएलए होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है और फिर वे विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और वे सरकार बनाते हैं। जब जनता एमएलए का चुनाव करके विधानसभा में भेजती है तो जो ये मेंबर होते हैं यही सरकार का चुनाव करते हैं। जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका चुनाव यही लोग करते हैं। जो उस दल के नेता होते हैं उन्हीं को ये जो सदस्य होते हैं वे मुख्यमंत्री बनाते हैं। आगे फिर इसमें दिया है कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो जनता का प्रतिनिधित्व विधायक करते हैं, क्योंकि विधायक को जनता ही चुन करके भेजती है, तो इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व जो होता है वो विधायक करते हैं। आगे फिर इसमें दिया है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। जो विधानसभा है वो भारत के हर राज्य में है। जो विधान परिषद है वो तो केवल 6 राज्यों में ही है, लेकिन जो विधान परिषद है वो भारत के हर राज्यों में है। तो हर राज्य क्षेत्र कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। तो यहाँ पर यह एनसीईआरटी में दिया है इसलिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। तो हिमाचल प्रदेश कुल 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कितने निर्वाचन क्षेत्र है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। आगे फिर इसमें दिया है चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। तो जब चुनाव होता है उसके बाद जो सत्ताधारी दल होते हैं, सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनता है। तो जो विधायक चुन करके आते हैं विधानसभा में तो अपने दल के नेता का चुनाव करते हैं, जो कि मुख्यमंत्री बनता है। आगे फिर दिया है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रियों का चयन करता है।
जैसे कि चुनाव के बाद जो विधायक होते हैं वे विधानसभा में चुन करके जाते हैं, तो उन्हीं सदस्यों में से मुख्यमंत्री जो होता है वो मंत्रियों का चयन करता है। और चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो जो मंत्रियों का चयन है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसका चयन मुख्यमंत्री करता है। लेकिन उनको मंत्री के रूप में नियुक्ति कौन करता है, तो ये नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं, और साथ ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। आगे फिर इसमें दिया है कि विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। तो जो विधानसभा होता है, विधानसभा में केवल सत्ताधारी दल के ही तो सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि विरोधी दल के भी होते हैं। तो विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या फिर विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। तो जैसा कि हम लोग इस पर पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि जो विधायक होते हैं उन्हीं विधायक में से ही जो मुख्यमंत्री होते हैं वे मंत्रियों का चयन करते हैं। तो जो मंत्री विधायक भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं, तो उनकी दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। आगे फिर इसमें दिया है, विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वे विधानसभा की बहसों में अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, और जो भी जिस विषय पर बहस हो रहा है उस विषय से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं, या फिर उनके समझ में जो भी सुझाव आ रहा है वे अपने सुझाव सरकार को दे सकते हैं। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे वे कर सकते हैं, इस पर उन लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। वे किसी भी जो भी विषय पर चर्चा हो रही है उस पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो विधायक होते हैं वे मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं कि कोई भी काम कब तक होगा, या फिर उनको किस तरह से किया जा रहा है। तो जो मंत्री होते हैं वे सदन को आश्वस्त करते हैं कि जो काम है वो हो रहा है तथा उसके लिए ज़रूरी कदम उठाया जा रहा है। फिर दिया है कि मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं कि सरकार चलानी होती है। तो जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री होते हैं उनको सरकार के कार्यों के निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। तो इसमें ये दिया है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जो सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वे विधायिका के अंतर्गत आते हैं। तो जो कार्यपालिका जितने भी कानूनों को बनाती है उसको विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मंजूरी मिलना आवश्यक है, वही चीज़ इसमें दिया है। फिर दिया है कि लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं कि धन खर्च कहाँ किया जाना चाहिए आदि। और फिर आगे इसमें दिया है, कि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकार के सामूहिक कार्य के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो जो विधायक होते हैं वे सामूहिक रूप से सरकार के कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। फिर है कि सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। तो सरकार शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो
जो विभिन्न विभाग होते हैं और उनके मंत्री होते हैं, उन्हीं से तात्पर्य सरकार से होता है, जो उनके प्रभारी होते हैं। तो मतलब कि जो मंत्री होते हैं, वे किसी विभाग के प्रभारी होते हैं, तो जो सरकार का काम होता है, वे यही मंत्री लोग कार्य करते हैं। फिर आगे दिया है कि इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो जो ये मंत्री होते हैं, इनके सामूहिक प्रमुख कौन होता है? तो इनका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। फिर है सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो जो मुख्यमंत्री और मंत्री होते हैं और इसके साथ ही साथ राज्यपाल होते हैं, इनको मिला करके सरकार का कार्यकारी हिस्सा बनाया जाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो कि विधानसभा में एकत्र होते हैं, वे विधायिका कहलाते हैं। जो विधानसभा में जितने भी सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें जितने भी सदस्य होते हैं, वे विधायिका के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे इसमें दिया है, लोकतंत्र में विधायकों के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। तो इसमें यही दिया है कि लोकतंत्र में जो विधायक होते हैं, वे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस तरह से जो जनता एमएलए को चुन करके भेजती है, इस तरह से ये जो शासन होता है, वे मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के जो सदस्य होते हैं, वे सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने इस पर बात किया है कि जो एमएलए होते हैं, उन्हीं में से मुख्यमंत्री, उनको मुख्यमंत्री जो होते हैं, वे उन्हीं सदस्यों में से मंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया। तो इन विभागों के जो प्रभारी होते हैं, वे इन्हीं में से जो मंत्री चुने गए होते हैं, यही मंत्री लोग होते हैं। और इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। और बस इस लेसन में बस इतना ही था। इस लेसन में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। हम लोग इसमें जो भी अध्ययन कर रहे हैं, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब जितने भी वीडियो हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले लेसन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।